सिचुएशन जिसमें ये कह रहे हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का जो स्टेटस है, जो उसकी सोशल पोजीशन है, उसके दोनों आयाम होंगे, दोनों पहलू होंगे। यानी एक कोई भी सिचुएशन है, उसके अंदर इंडिविजुअल का जो सोशल पोजीशन है किसी भी सिचुएशन में, वो अलग अलग हो सकती है। इट कैन हैव negative influences also, or it can have positive influence also, because ये दोनों चीजें हो रही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हो गए हाई रिस्क, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लो रिस्क, तो ये स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहलाएगी। यानी हर व्यक्ति का कोई ना कोई सोशल स्टेटस है, लेकिन there will be characteristics in that social status which will rank him relatively high, और कुछ रैंक जो है, कुछ ऐसी बात भी होंगी, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे जो उसमें रैंक नीचे करेंगे। तो स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब है, जैसे जेंडर हो गया, रेस हो गया, ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं इस बात के कि देयर विल बी ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस बीइंग ए वुमेन, देयर विल बी ए नेगेटिव, ऑटोमेटिकली एक इनहेरेंट नेगेटिव हो गया और एक इनहेरेंट पॉजिटिव भी हो गया। तो इसको हम कहते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। समझ में आया? इसको डिटेल में देखिए। तो अब हमें शुरू करना है रिलीजन एंड सोसाइटी। क्यों जी? अब देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये बहुत ही ब्रॉड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग टॉपिक्स इन सोशियोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही डायनेमिक है और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा इसका रेलेवेंस है। सो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ रिलीजन सोसाइटी रिलेशनशिप। स्कोप क्या है, नेचर क्या है रिलीजन का और सोसाइटी का, उससे रिलेशनशिप क्या है। फिर हम देखेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डर्कहाइम को, मार्क्स को, वेबर को, कि उनकी सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या थी रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। हमने इसे डिटेल में पढ़ा है, डर्कहाइम को हमने डिटेल में पढ़ा है, फिर उसके बाद मैक्स वेबर को पढ़ा हमने, कार्ल मार्क्स को भी हमने पढ़ा, हमने देख लिया। फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज जो हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो हुई हैं, व्हाट दे टॉक अबाउट। बिकॉज व्हाई वी आर टॉकिंग दैट, because there is a both problematic relationship between society and religion, and there is a constructive relationship between society and religion. उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करेंगे तो नेचुरली इंडोलॉजिकल एक अप्रोच आ जाती है। एक आती है आपकी इंडोलॉजिकल अप्रोच, एक आती है आपकी व्हाट आई शुड से इंडोलॉजिकल अप्रोच, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। ओरिएंटलिस्ट अप्रोच में we say that there will be ideas facilitated by the British, वो इंडिया as a land, as a culture, as a country, as a big case study कैसे देखते हैं। रिलीजन, हिंदुइज्म एज ए रिलीजन है कि हिंदुइज्म एज ए वे ऑफ लाइफ है, ये भी एक डिबेट है। फिर आप इसी में देखो, आप रिलीजन की बात करते हो, बुद्धिज्म आ जाता है, जैनिज्म आ जाता है, इस्लाम आ जाता है, सेक्ट्स आ जाते हैं, कल्ट्स आ जाते हैं। पेपर जो हमसे पूछता है वो मिस्टिक्स के बारे में है, गॉडमैन का क्या रोल है, और कुछ एसेटिक रिलीजन भी है, यानी कि हम उसमें डायरेक्टली भगवान को ना लाके एसेटिसिज्म की बात करते हैं। तो रिचुअल और वर्शिप है इंडिया में, तो रिचुअल और वर्शिप के बहुत सारे आयाम हैं आज की डेट में तो। और रिलीजियस परफॉर्मेंस हमारे यहाँ बहुत ही भव्य होती है। गंगा, माँ गंगा आरती, कुंभ मेला, उसके बाद जो है आपका राम मंदिर में लाखों दिए जलाना,
काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो यही है। अब हिंदुइज्म, जब हम रिलीजन और सोसाइटी की बात करते हैं तो हिंदुइज्म कैसे कास्ट हायरार्की को लेजिटिमाइज भी करता है, ये भी हमारे रिलीजन और सोसाइटी का पार्ट हो जाता है। क्या रिफॉर्म मूवमेंट हुई हिंदुइज्म में, हुई तो उनके क्या रिजल्ट रहे, इस्लामिक रिफॉर्मिंग मूवमेंट हुई तो उसके क्या रिजल्ट रहे, एंड इन टुडेज टाइम व्हाट इज द रोल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, व्हाट इज दिस डिबेट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। राम जन्मभूमि विवाद के पश्चात राम मंदिर अब बनने जा रहा है, बन रहा है, राष्ट्र मंदिर कहा गया उसको, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस इंडिया में है। रिलीजियस कन्वर्जन्स को स्टेट प्रमोट करता है, नहीं करता। क्या सेक्टेरियन स्ट्राइफ है। हमने देखा दिल्ली में भी दंगे हुए, दिल्ली राइट्स, जब द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस डोनाल्ड ट्रंप वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया, तभी दंगे हुए थे। क्या हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी है। ग्लोबलाइजेशन और रिलीजन का रिलेशन है। और रिलीजन को 21st सेंचुरी में हम कैसे देख रहे हैं, इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप बात करते हो और सुबह सुबह यदि आप टीवी खोलोगे तो भाई वो आता ही है रोज रोज, उसको हम कहते हैं टेलीवेंजलिज्म। मैं लिख देता हूं, टेलीवेंजलिज्म। कोमल जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। तो ये सारे मुद्दे हम एक एक करके संभालेंगे और देखेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आंचल जी, ओके। तो हम पहले बात कर रहे हैं कि क्या है रिलीजन और सोसाइटी का नेचर और रिलेशनशिप। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द रिलेशनशिप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोसाइटीज में रिलीजन और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप रहा है। स्टडी हैज बीन डन बाय both anthropologists and sociologists, and they also believe that with time there has been a gradual erosion, there has been a gradual erosion, समय के साथ चीजें बदली हैं, खत्म हुई हैं। gradual erosion, gradual erosion of what? Gradual erosion of
रिलीज सुपरस्टिशन तो गलत वर्ड एकदम हो जाएगा, उसका पार्ट है वो। ग्रेजुअल इरोजन ऑफ रिलीजियस आइडियाज या रिलीजियस वर्ल्ड बाय साइंटिफिक एंड रेशनल वर्ल्ड। मॉडर्न ह्यूमन कॉन्शियसनेस साइंटिफिक तरीके से आई। सच है ये कि मॉडर्न सोसाइटीज हैं जहां पर रिलीजन हैज बीन रेलीगेटेड टू ए सेकेंडरी पोजीशन। दैट मीन्स आपके प्राइवेट और पर्सनल स्पेस में रिलीजन है, बाकी जगह रिलीजन की कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी मॉडर्न सोसाइटी ऐसे भी हैं जहां पर रिलीजन परसिस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी एंड रिलीजन दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद टुगेदर। मॉडर्न वर्ल्ड में आप रिलीजन की बात करते हैं, आर्ग्यू करने की बात, क्योंकि इससे क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में जो सेकुलरिज्म, मॉडर्न वर्ल्ड में जो रेशनैलिटी, वो जो है बढ़ी है, लेकिन उससे ह्यूमन काइंड के जो डीपर थॉट्स हैं या ह्यूमन काइंड के जो डीपर आइडियाज हैं वो एकदम से चेंज नहीं हो गए। स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस या स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेशनैलिटी का प्रयोग नहीं कर पाते। ह्यूमन बीइंग को चाहिए भगवान का सहारा, भगवान का दरबार। अभी बात हुई है, देयर वर न्यूज रिपोर्ट्स कि हमारे जो फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं मुर्मू मैम, उन्होंने जो है ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन कर रखा है। क्योंकि ब्रह्म कुमारी जो है वो उनके, ये लगा लीजिए कि जो इंटरनल आइडियाज हैं उनके, जो उन्होंने कष्ट झेले थे, उनमें उनको सोलेस मिला। क्या मिला? सोलेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछिए। तो हम यही कह रहे हैं कि एवरीडे फेथ, एवरीडे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी is that both fields they coexist. There is an active involvement, there is an active interconnection, and sociology will help ना सिर्फ हाईलाइट करने में थ्योरेटिकल पोजीशन को, बल्कि मेथोडोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होगा जो रिलीजन को बनाता है उसको भी स्टडी करके बाहर लेके आ सकता है सोशियोलॉजी। यानी रिलीजन की अगर हम बात करें, so it is having a very important place in the theoretical arrangement of the discipline of psychology or sociology. इसीलिए मॉडर्न थिंकर्स लाइक डर्कहाइम, वेबर, मार्क्स, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल अपना टाइम और एनर्जी और एंगेजमेंट किया है रिलीजन में। So they believe religion is a social institution in society. Social institution in society, वह बहुत अच्छा कीवर्ड है ये, सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, ना कि उसको वो भगवान से बात करने का जरिया मानते हैं। हमने प्रूव भी किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। So religion is a social institution raising relevant questions, raising questions about rituals, belief, and all those ideas which make a person part of a community. लेकिन
क्या इसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी का भी कोई रोल है? क्या इसके अंदर ऐसा भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस करेगी तो सिर्फ अंदर अंदर टेक प्लेस करेगी? क्या रिलीजन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो पाएगा? तो ये फोर्सेस अपने आप को कैसे असर्ट करेंगी, ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इन केस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब इंडिया में मॉडर्न सोसाइटी का प्रोसेस चालू है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ डाइवर्स, वेरी डाइवर्स और बहुत ही ज्यादा एक आई कैन से एक रिग्रेस प्रैक्टिस भी है इंडियन सोसाइटी में। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी के अंदर एंटागोनिज्म भी है, अकोमोडेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोहेरेंस भी है, हार्मनी है भी, कुछ जगह नहीं भी है। तो ये सारी चीजें इंडियन रिलीजन और सोसाइटी के पार्ट से जुड़ी मानी जाती हैं हर कॉस्ट पे। कोमल जी वीडियो ऑन कीजिए। आंचल जी कोई प्रॉब्लम? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? मेथोडोलॉजी। हमने पहले भी पढ़ा था, डरखाइम ने एक मेथोडोलॉजी रेडी की थी। उन्होंने रिलीजन को एक सोशल फैक्ट ही नहीं माना, बल्कि उसको नॉर्मेटिव मानकर उसका जो है रोल भी हाईलाइट उन्होंने पॉसिबल किया। फिर उसके हमने देखा, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, उसका फंक्शनल एनालिसिस भी किया। हमने ये भी पढ़ा कि हाउ डरखाइम प्रूव्स दैट religion helps in maintaining solidarity within the society. वेबर ने भी ऐसा ही किया। वेबर ने क्या किया? हिस्टोरिकल एंड इंटरप्रिटेटिव अप्रोच रखी फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो वेबर जो है वो कीन था रिलीजियस फिनोमेना को स्टडी करने में, लेकिन वो इसलिए भी बिल्कुल था, ही वाज कीन टू ड्रॉ आउट कि हिस्टोरिकल नेचर क्या है। तभी उन्होंने इंडिया, चाइना, जुडिज्म, हिंदुइज्म, इन सब चीजों की उन्होंने स्टडी की। We have already studied how he helped in the understanding of the growth of the early capitalism, modern capitalism. वेबर ने जो है हमारा ध्यान दिलाया कि रिलीजन ऑफ रोल ऑफ रिलीजन, आई शुड से रोल जो रिलीजन का है वो वैल्यू, मतलब वैल्यू ओरिएंटेशन में कैसा है, ये उन्होंने प्रूव किया कि है भाई। तभी उन्होंने कैथोलिक्स की बात की। कार्ल मार्क्स ने भी आइडियोलॉजिकल डायमेंशन अनकवर किए। कार्ल मार्क्स ने रिलेशनशिप भी स्टडी की, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, जो मैंने पहले आपको करके दिया था, और साथ में रिलेशनशिप क्या होगी मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात तो कार्ल मार्क्स करते ही करते हैं। तो मार्क्स ने जो रिलीजन को माना वो उन्होंने बोला है फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये तो सही है ही नहीं, रिलीजन इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो एनालिसिस ऑफ रिलीजन एज ए आइडियोलॉजी, उससे यूजफुल और सिग्निफिकेंट एरिया निकले हैं, समाज का भला हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हुई हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव बाय गिविंग रिलेवेंट एग्जांपल्स। कोई दिक्कत? बताइए बताइए, कोई दिक्कत तो? ब्रिजबाला जी, सोशल सॉलिडेरिटी हमने सारी सॉलिडेरिटी की थी, आप तो भूल ही गए। टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे सबका, हमने तो सब कराया था, आप फिर पूछ रहे हो।
या पूछ रहे हो कि बता रहे हो? प्लीज आप ये भी बता दीजिए। अच्छा, यू आर रिकॉलिंग, दैट्स वंडरफुल। तो मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दिया। सोसाइटी, रिलीजन, और जब हम उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कैसे उससे बेस्ट माइलेज आप निकाल सकते हैं, कैसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। आंचल जी, कोमल जी, कोमल प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यस सर। कहाँ हो आप? लाइब्रेरी? नो सर। फिर सर मैं घर पे हूँ। क्या हो गया? सब ठीक है? सर मैं एग्जाम देने गई थी तो वो पोस्टपोन हो गए। ओए होए, तो तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। कब पोस्टपोन, कब पता लगा तुम्हें? सर मंडे को, और मैं संडे को घर चली गई। ओए होए, इसे कहते हैं बिना इंफॉर्मेशन के बम गिरना। खबर कब आई? मंडे को सर। घर कब गई? संडे को। ओए होए, बैड लक है। तो घर आके दुखी हो गई होगी तुम तो। यही हाँ, सर कि अब फिर क्लासेस में बहुत ज्यादा गैप था क्योंकि 18 से शुरू है, तो फिर मैं कि क्लासेस रह जाएंगी। फिर दोबारा सब कुछ पैक किया, फिर दोबारा यहाँ पे आई। हम्म, सही है। तो अभी क्या इरादा है? अब कोमल सर, जी, पढ़ाई का अब इरादा बताओ, आपका इतना सारा रह गया था, तो थिंकर पूरे हाँ कर दो सर, यार जो अब। रह गया था वो कंप्लीट करूंगी, जो वो थिंकर रह रहे लेक्चर्स हैं। भी इतने ज्यादा बीच में नहीं हुए, एक हफ्ते से तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा क्राइसिस इधर उधर, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मैंने हॉल्ट किया था अभी। यस सर। सर आपके फादर की तबीयत कैसी है? अभी इम्प्रूव्ड है, अभी तो इम्प्रूव हो रही है। अब सर्जरी तो सर्जरी होती है, वो तो अपना समय लेगी। सर ऐसी कुछ भी हो जाता है। क्या हो गया था सर उन्हें? ये हैड ए फॉल, वो गिर गए थे, वॉक से आ रहे थे, ओके सर। पैर फिसल गया, बच गए बेसिकली। तो यहाँ से ये हड्डी टूट गई ओ, और यहाँ भी टांके आए, जो यहाँ भी थोड़े से टांके आए, ये हड्डी भी टूट गई और ऊपर से हॉस्पिटल भी जाके तैयार नहीं थे, अपने आप हो जाएगा। हम्म। ये भी सोशियोलॉजी है। सोसाइटी, फैमिली, यस सर। कैसे पुराने सोच है, वो कैसे, मतलब उन्होंने इससे बड़े बड़े कष्ट देखे हैं गांव में लोगों ने। भारत गांव का देश रहा है। गांव में हर साल पानी बढ़ता है, अभी भी आसाम में हर साल लाखों लोग डिस्प्लेस होते हैं। वो अगर गुड़गांव आ जाएं, वो अगर फरीदाबाद आ जाएं, या वो रेवाड़ी भी रहने लगे, तो उन्हें लगा हम जन्नत में आ गए, हमारे यहाँ से तो लाख गुना अच्छा है। अच्छा है। तो ऐसे करके चीजें होती हैं, समझे? ओके सर। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बेसिकली एक ओवरव्यू दिया है। इसको हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। बिना इसके समझे नहीं हो सकता बेसिकली। कोई डाउट है तो बोलिए। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक बात कर दी, ओवरव्यू दे दिया, आप मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। क्वेश्चन लेकिन आपके इकोलॉजी पे भी आएंगे, उसको भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। अब सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो रिलीजन की थी, मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर की, वो तो हम कर चुके हैं। बताइए। आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा?
तो जो हम कर चुके हैं तो उसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, 2-3 हमारे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, पूरा डिटेल में हमने किया है वो, तो उसको हमें दोबारा जो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडियन रिलीजन का भी क्वेश्चन आता है तो एक लाइन तो वेबर मार्क्स की जहां जहां पर फिट होती है डालना बनता है, क्वेश्चन चाहे मांग ना रहा हो डायरेक्टली। मेरी बात समझिए आप लोगों को। तो कोमल जी आप वापस कब आओगे? सर आज आ गई मैं। अच्छा आ भी गई, तो फिर दुखी क्यों? सर मैं थकी हुई हूँ। हाँ, सर मैं थकी हुई हूँ। अरे थोड़ा कुछ खा पी लो, मामी जी बना देंगी। हाँ, या खुद बनाना पड़ेगा? नहीं सर मैं खा लिया मैंने। हाँ, खा लिया सर मैंने। अरे मुझे याद है तुम तो मेरे लिए कुछ लेके भी आने वाली थी यार, मैं तो इतनी बार आया तुम कुछ नहीं लाई। अच्छा अच्छा, हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। ठीक है कोमल, कोई बात नहीं। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। खुद ही बनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर तो तुम पजल, यू आर लाइक यूपीएससी क्वेश्चन की तरह बात कर रही हो तुम। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ? पढ़िए सर अच्छे आप से। हाँ बोले। बिना बताए आ जाते हो। क्या आप बिना बताए आ जाते हो सर एकदम से। देखो, जब जब हम आते हैं कुछ ना कुछ बड़ा होता है, यस सर। ये तो मानती हो? यस सर। हैं? यस सर। जब जब हम आते हैं तो बड़ा होता है कुछ। अब हम आया करेंगे, अब हम थोड़ा सा ज्यादा काम होना चाहिए बेसिकली। ओके सर। अब लेकिन हम अगर थोड़ी सी बात करें 2 मिनट की, कि जो इंडिया में रिलीजन है, ये रिलीजियस स्टडीज हैं और जो सोशल साइंसेज है, क्या इंडिया में जो रिसर्च का तरीका है वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या वो सेम तरीका है? इज इट द सेम? इज द पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज हैं रिलीजन की स्टडीज की, वो क्या सेम ही है इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली। यानी मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन and society, what is secular, what is the term secular means here, and how social sciences discipline has developed over a period of time. वेस्ट में क्या है? वेस्ट में तो जो है चैलेंजेस, उसका रिस्पॉन्स वो आया। रीजंस क्या है रिलीजियस स्टडीज के पीछे? वेस्ट में साइंस डेवलप हुई, देन थिंग्स गॉट डिफरेंट, बट इंडिया में तो बिल्कुल डिफरेंट केस है। तो इंडिया में आपको समझना पड़ेगा रिलीजन, व्हाट इज रिलीजियोसिटी, सेकुलरिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम बात करें अभी कि भाई रिलीजन एंड सोसाइटी में, इंडिया में इंडिपेंडेंट स्टडी जब इमर्ज होती है तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे आइडियाज हमारे रिलीजन के कैटेगरी में आते हैं। तो टर्म रिलीजन जो है वो अपने आप में एक नॉमेनक्लेचर भी है, और टर्म रिलीजन अपने आप में एक फेथ सिस्टम भी है। फेथ सिस्टम। लेकिन लेकिन जब हम अलग अलग फेथ की बात करते हैं और फेथ सिस्टम टर्म हम जब यूज करते हैं, कैन यू टेल मी एनी वन ऑफ यू कौन से रिलीजन के साथ आप सबसे पहले फेथ सिस्टम टर्म का यूज करो? With which religion you would love to first use the term faith system? Buddhism, okay, Hinduism, very good. और कुछ? और बोलिए, और बोलिए। सर क्रिश्चियनिटी। वेरी गुड। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी विल बी द फर्स्ट वन। फेथ तो सभी में ही है, सिस्टम
हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, ठीक है जी, फेथ सिस्टम। तो यानी कि इसमें अगर हम एक इंपॉर्टेंट फिलोलॉजिस्ट की बात करें, उनका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने सबसे पहले बताया इंग्लिश में कि रिलीजन शब्द के रूट कहां से आए। लैटिन वर्ड उन्होंने यूज किया था रिलीजियो, उसका मतलब होता है रेवरेंस टू गॉड। रिलीजियो माने रेवरेंस टू गॉड। अब उन्होंने क्या बताया, रेवरेंस आप करोगे, प्रभु के प्रति आपकी भक्ति होगी। यानी एक और शब्द मैं आपको यूज कराना चाहता हूं, पाइटी। देयर इज वन वर्ड कॉल्ड पाइटी। तो पाइटी मैंने पढ़ा होगा, पाइटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशियोलॉजी में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसा आंसर आएगा उससे जुड़े टर्म्स आपके आंसर में लाने पड़ेंगे, इसीलिए हम उसको उसी अप्रोच से पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आंचल ने क्वेश्चन पूछा था, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, वर्ड ही अपने आप आंसर दे देता है, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ हाई पॉइंट्स भी होंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ लो पॉइंट्स भी होंगे, तो इनकंसिस्टेंट है वो। जैसा सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसको माना जाएगा। यानी इस तरीके से कहा जाए, हर व्यक्ति की सोशल हायरार्की में पोजीशन इनकंसिस्टेंट ही है। क्यों कोमल जी? हाँ, और वुमेन की तो खासकर डबल। यस सर। आज आपको प्रतीत हुआ ही होगा कोमल जी। क्यों कोमल जी? कोमल जी यस सर। यार, आप यस के आगे कुछ बोलते ही नहीं हो। कोमल जी यस सर, यस सर। हैं? तो तुम्हें जो मदद करने वाली पूजा थी वो तो चली गई यार वापस। हैं यस। कोमल? ये भी यस सर। हाँ वो सर, तो वो चली गई। वो तो परदेश में चली गई अपने, अब कैसे पढ़ाई करेगी वो? हैं? पता नहीं, ओ पता नहीं सर। हैं? पता नहीं सर, बोला तो था मैंने कि रुक जाओ, तो कह रहे कि नहीं घर पे ही करूंगी अब मैं जाकर। ऐसे पेपर नहीं निकलते कोमल जी, या निकलते हैं? अरे हंस रही है कोमल जी तो भाई साहब। तो यानी कि रिलीजन जो है बिलीफ सिस्टम की तरह हो गया। वेबर और मार्क्स ने बताया अलग अलग तरीके से, और वेबर ने तो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्सेप्ट पे बात की थी। ही वाज टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटीज, ही वाज कवरिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स, एंड येट ही वाज टॉकिंग अबाउट रेफरेंस टू गॉड। दैट मीन्स religion can be put up in the modern category, but then it is coming out of the historical conditions. रिलीजन मॉडर्न कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन वो हिस्टोरिकल कंडीशन से निकल के आ रहा है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला फिट्जग्राल। हमें उसकी पोजीशनिंग कर रहे हैं बेसिकली हम। तो रिलीजन के साथ साथ और भी टर्म्स आए, फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म। दैट मीन्स जब हम रिलीजन और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड रिलीजन इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। बट देन इन ए सोसाइटी लाइक इंडिया, religion will be subsumed under culture. आप कल्चर की बात करोगे तो उसमें रिलीजन आता है हमारे यहाँ। और दूसरा रिलीजन क्या है हमारे यहाँ? लॉ।
रिलीजन इज अ लॉ प्रोवाइडेड बाय द गॉड्स। इसीलिए रिलीजन सेकुलर रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन और उन सब की बातें जब हम करते हैं, then obviously it is secularism we talk about, but it's a big debate in India because it is also believed that secularism is a concept propagated by the Western worlds, by the Western countries. When they want to propagate their agenda, they want to exploit non-Western societies, and that is why they want to expand their markets also, and that is how they have brought the concept of secularism. ऐसा भी एक एलिमेंट हम मान सकते हैं। लेकिन वेस्ट जो है, वेस्ट में तो रिलीजन और सेकुलर का बिल्कुल सेपरेशन है, सेपरेट फील्ड है अपने आप में। वो सेक्रेड क्या है, वो अलग है। रिलीजन डिफरेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल अमेरिका, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो फ्रांस है उसका। तो इसीलिए रिलीजन जो है वो मान लिया गया, एक सब सिस्टम मान लिया गया सोसाइटी का, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर आपको याद है तो हमने एक वर्ड यूज किया था, हर्मेन्यूटिक्स। वेबर की बात है, आपको याद है वेबर के केस में हमने यूज किया था हर्मेन्यूटिक्स। तो ये चीजें आने लग गई। फिर हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं हो पाता, हम नहीं समझ पाते। तो वहां पे तो डेवलपमेंट हुई, रिलीजन जो है सबसे सेपरेट हो गया। और जैसे पॉलिटिक्स है वहां पर, सोशल साइंस है, सोशल साइंस में भी सेकुलर और नॉन रिलीजियस आ गई। रिलीजन यानी नॉन पॉलिटिकल आ गया। जो रिलीजन की बात होगी वहां पे नॉन पॉलिटिकल माना गया, और वहां पे सोशल साइंस की बात की गई तो सेकुलर और नॉन रिलीजियस हो गया। तो यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी तो बनी, लेकिन क्या वो वाकई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी है वेस्टर्न वर्ल्ड में? दैट इज द पॉइंट टू थिंक। दो लोग, two people, those who promoted greatly the concept of secularization, they are Adam Smith and David Hume. एडम स्मिथ और डेविड ह्यूम ने उसको तेजी से प्रोपोगेट किया। ओके, इसीलिए हम वर्ड पढ़ते हैं जैसे आजकल नॉन रिलीजियस यानी सेकुलर। ओके, फिर हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमी। नॉन रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमी, that means I am creating a economic system which makes capital market permanently present and religion becomes, obviously religion is there, but it's a generic element, it is already side में रखी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो एक हमें जजमेंट पढ़नी चाहिए जो इसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। आप उसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हिंदुत्व जजमेंट है, हिंदुत्व जजमेंट 1995। ये आप जरूर देखिएगा एक बार, ताकि हमें कॉन्सेप्चुअली एक आइडिया आए। तो इसका मतलब यही है कि मेथोडोलॉजी बनाई गई, आइडियाज बनाए गए, रिलीजन एक पावरफुल डिस्कोर्स है, राम रहीम से लेके बाकी भी रिलीजन के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, और सेकुलर इज एम्बेडेड इन द राइटिंग्स बेसिकली। और इवन रिलीजन जो है वो अपने आप में कोई स्टैंड अलोन कैटेगरी तो है नहीं। रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। हम जब बात करते हैं मिस्टिफिकेशन की, हम जब बात करते हैं लिटिल सुपरस्टिशन की, हम जब बात करते हैं बिलीफ एंड फेथ की, प्राइवेट डोमेन की, देन रिलीजन कम्स इनटू पिक्चर। सो दैट इज व्हाई वी से एक थिंकिंग क्या है, दैट रिलीजन मस्ट नॉट बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट एंड मस्ट नॉट बी सीन एज अ सेपरेट आइसोलेटेड एंटिटी, बट एक्चुअली इट इज part of the historical emergence of different kinds of categories. तो रिलीजन जो है वो नेशनलिज्म जैसे अब है, नेशनलिज्म में भी रिलीजन आ चुका है,
या हम कहें तो भारत माता की जय जब हम कहते हैं तो भारत माता वी आर इमेजिनिंग एज अ गॉडेस, वी आर इमेजिनिंग एज समवन सुप्रीम एंड वी आर वर्शिपिंग। एंड इससे क्या है, आपका रिलीजियस और सेकुलरिज्म का गैप जो है वो खत्म सा कम सा हो जाता है। हम एक सेकुलर स्टेट हैं बट लेकिन दिस इज एन इमर्जिंग आइडिया जब आप रिलीजन को मैनिफेस्ट करते हैं नेशन के फॉर्म। तो रिलीजन जो है वो एक डोमिनेंट और डेवलपिंग कैटेगरी है फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। एंड ये भी एक प्रॉब्लम ही रही है, अगर आप शुरू से रिलीजन को एक अलग हिस्टोरिकल कैटेगरी बना के स्टडी करते हो देन आल्सो इट इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ बातें ओवरलुक हो जाएंगी। तो इसलिए रिलीजन जो है वो रिलीजियस स्टडीज जुड़ी हैं एवरीडे लाइफ, एंड एवरीडे लाइफ इज लिंक्ड विद पीपल्स बिलीफ, पीपल्स फेथ। तो इसीलिए जो है कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे इंडिया के केस में अगर आप बोलो कि वेस्टर्न नोशन जो है वो रिलीजन और सेकुलर का वो डिफरेंट है इंडिया के उससे। इसीलिए एडवर्ड सईद ने इसका एक क्रिटिक भी लिखा। एडवर्ड सईद ने इसके ऊपर एक क्रिटिक लिखा कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बात हो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज उनका मानना था जो ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग है, जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो है लीगलाइज कर देगा। इट विल बी लीगलाइजिंग कॉलोनियल एग्रेशन, it will be legalizing all these points of the western world. ओरिएंटल डिस्कोर्स ऐसा कर देगा। और भी लोगों ने लिखा है कि भाई जो हमारा ओरिएंटल डिस्कोर्स था, जो हमारा मतलब पूरे पहले पूछे के एंशिएंट डे का समाज था, वो एक इंपीरियल एजेंडा से जुड़ा हुआ है, वो एक इंटरनल ड्राइव से जुड़ा हुआ है, वो मैनिपुलेट है, वो कंस्ट्रक्ट इस प्रकार से किया गया है दैट अपर क्लास, अपर जो कुछ है वो फायदा उठाएं। दैट इज व्हाई 20th century witnessed large number of movements started from the father of modern India like Raja Ram Mohan Roy to Swami Dayanand Saraswati to Mohandas Karamchand Gandhi and so on. तो यानी कि यूरोप ने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उसने कल्चरली और पॉलिटिकली वैल्यूज को हमारी दबाया, एंड देन इट वेंट ऑन टू carry on this process for a long time to come. हेलो हिंदू, कोमल जी, ब्रिजबाला जी, आंचल जी, कोई डाउट है तो बोलिए। हाउ इज योर फ्रेंड इंदू डूइंग? इंदू जी को भी मिले बहुत समय हो गया है। कोमल जी कोई डाउट? नो सर। क्योंकि ये डिबेट थोड़ा स्पेसिफिक है। इसमें फैक्ट हाँ थोड़ा मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन और सेकुलरिज्म है जरूरी, दोनों साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको हमें देखना है सोशियोलॉजी में। कल भी हम यही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब कि अब इंडिया में जो है ब्रिटिश कॉलोनियल थॉट वही आएगा, शुरू में वही ला रहा है, आपके कम्युनिकेशन ला रहा है, मीडिया ला रहा है, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल भी उसी के पास है, तो कंट्रीब्यूशन भी वही करेगा मॉडर्न रिलीजियस और नेशनल आइडियाज में। यानी वो आइडिया भी बना रहा है, आइडेंटिटी भी बना रहा है। यानी कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रिलीजन और सेकुलरिज्म का इंडियन कल्चर में, वो इंडियन आइडेंटिटी जो उसकी बन के आई, उसमें वेस्टर्न पावर लाइक ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बहुत सारे थिंकर्स, सोशियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, लाइक टी.एन. मदन, आशीष नंदी, राजीव भार्गव, उनका मानना है ये आप जो भारी बैगेज लेके घूम रहे हैं हिंदुस्तान, एक मतलब जो है पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का, वो एक अपने आप में वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंडिया को एक मैनिपुलेट करने वाली बात है, और इंडिया एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है। अगर इंडिया इनको खुश करने के लिए आप कह सकते हो, या अगर इंडिया इन आइडियाज को प्रमोट करता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है अभी उसी का डिबेट चल रहा है, अभी उसी का एक बहाव है पूरे भारत में। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का कोई वो नहीं मानता, कोई उसको उस तरीके से देखता नहीं है। और जो हमारा एक्चुअल में जो है
एक्चुअल में जो व्यू है, एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी है, वो इस चक्कर में उसका कुछ भी भला नहीं हो पाता। तो यानी इंडिया भी एक बड़े प्रोजेक्ट का एजेंडा है। सेकुलरिज्म जो है वो अपने आप में एक इंटायर वर्ल्ड व्यू है, वो एक हायरार्किकल रिलेशन क्रिएट करता है सेकुलर और रिलीजियस में। यानी कि जो पॉलिटिकल क्लास है फिर वो रिलीजन को पब्लिक लाइफ से आउट कर देगी अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म। अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो आप सेकुलर नहीं हो, जो डिबेट अभी चल भी रहा है। तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो इंडिया है वहां पर सेकुलरिज्म को यू कैन नॉट जस्ट लिंक इट विद rationalism. It has to be much more than that. रेशनलिज्म जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में वैसा इंडिया का केस में नहीं है। यहाँ रेशनैलिटी है। आप शिव जी को दूध चढ़ा रहे हो, उसकी रेशनैलिटी है। आप तुलसी में जल दे रहे हो, उसकी रेशनैलिटी है। रोज शाम को तुलसी में दिया जलता है, लोग प्रणाम करते हैं, श्री सत्यनारायण जी की आरती होती है, हल्दी में दूध डाल के हम पीते हैं। तो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है रेशनैलिटी का और आइडियाज का और जो इंडिया का है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये मैं कहना चाहता हूँ। फेथ यहाँ पे तो वे ऑफ लाइफ है, और फिलॉसफी जो है वो एक तरीके से ट्रेडिशन है। फिलॉसफी एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, और वो भी नॉन मोनोलिथिक है। हमारी फिलॉसफिकल आइडियाज भी जो है प्लूरल है। हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी है, फिर आइडियोलॉजी में नेशनल, सब नेशनल, रीजनल, सब रीजनल, उसमें सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात भी हम करते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आपको सभी कम्युनिटीज को अप्रोच करना पड़ेगा। पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। अदरवाइज अगर आप कहो तो हम कह सकते हैं कि रिलीजन एक आइडियोलॉजी है। हमने पढ़ा था, मुझे याद है, ग्राम्स्की ने कही थी ये बातें। अगर हम ग्राम्स्की के शब्दों को याद करें तो ग्राम्स्की ने हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, और आज तो सब बोल ही रहे हैं भाई, हेजीमोनी हो गया, हिंदू हेजीमोनी है, हिंदू ये है, वैसे करके बातें होती हैं। तो ये वही वाली बात है। यानी हमारी जो कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो हेजीमोनी बन गई, हेजीमोनी बन रही है, वो अपने आप को नेशनलाइज कर रही है, और इसी प्रोसेस में अब लास्ट में वो क्या बन जाएगा, नेशनलिस्ट मिडिल क्लास। हो ही गया ये कॉन्सेप्ट, नेशनलिस्ट मिडिल क्लास। बताइए, तो इसीलिए सेकुलरिज्म विदाउट रिलीजियसनेस इंडिया के केस में ना चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एस्टेब्लिश हायरार्की है, हमारे यहाँ पे एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, डिमांड है हमारे यहाँ। अगर आप, डिमांड है हमारे यहाँ एक वे ऑफ लाइफ जीने की। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है कि रिलीजियसिटी को पब्लिक लाइफ से हटाया जाए और उसको सेकुलर फ्रेमवर्क में देखा जाए, इनलाइटनमेंट व्यू के हिसाब से देखा जाए। बात समझ में आई? यस सर। तो यानी कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो है हेजीमोनी करो या करने दो या नहीं करो, या किसी रिलीजन को या मेजॉरिटी रिलीजन को दबाया जाए या साइड कर दिया जाए। इसलिए इंडिया के केस में there is a concept of minorities and there is no strict separation between a modern state and traditional religion. धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हम बात करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी अगर हो जाएगी तो उससे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इंडियन स्टेट जो है फिर बिल्कुल उससे अलग दिशा में चलने लग जाएगा। इसलिए इंडिया में कास्ट सिस्टम में सेपरेशन है रिलीजन और पॉलिटिक्स का, लेकिन वो बिल्कुल एकदम सेपरेट नहीं है। there is a important linkage between religion and politics. तो यानी कि अगर हमें कास्ट सिस्टम समझ में आता है और उसको हम रिलीजियस सिस्टम के जैसे देखते हैं,
वो अगर आप हिंदुइज्म में बात करो तो इट ओनली केम अप विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज ब्रिटिश क्लासिफाइड कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन rather than a political institution or as an instrument of colony. It was using it as an instrument of colonial policy. तो इसीलिए ब्रिटिश ने ऐसा कुछ किया जिससे अपर क्लासेस ही प्रमोट हुए, ब्राह्मण क्लास, बनिया क्लास, जो अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो देखो आप, कॉन्सेप्ट आया। और कास्ट क्या है? कास्ट इज एक्सट्रीमली रिजिड, डिटरमाइंड बाय बर्थ and where there is a concept of purity and impurity is practiced. बात समझ में आई? यस सर। लेकिन इंडिया में कास्ट सिस्टम भी बदल रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, वो हमने पढ़ाई है, हम पढ़ भी रहे हैं। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, दैट्स हाउ यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो इंडियन रिलीजन पे है बहुत ज्यादा भी है। अभी थोड़े दिनों पहले आप देखोगे ऐसे ऑथर्स जिन्होंने शिवाजी पे, एक है, आई एम नॉट गेटिंग हर कंप्लीट नेम, शी हैज रिटन अ बुक, वो इंडिया में बैन कर दी गई थी। तो ऑथर्स का भी रोल है आज की डेट में, दे हेल्प टू अंडरस्टैंड फास्ट, दे हेल्प टू गेट अस टू द गोल। मेरी बात समझ में आई? तो इंडिया में मतलब रिलीजन है, जुडाइज्म है, थोड़ा सा बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, सब कुछ है। तो these are different sects, these are different dominations, और ये सब साथ में मतलब इन द सेंस की चला जाएगा। और बात जो है जिस हिसाब से चल रही है कि रिलीजियस सेक्ट हैं या फिर डिनोमिनेशंस हैं, वो मतलब सिंगल एरिया होने के बावजूद, जैसे नॉर्थ ईस्ट ही ले लो तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नॉट लाइक क्रिश्चियनिटी को तो हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट से ओरिजिन की बात करते हैं, हमारे वाले में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है, डाइवर्सिटी है। तो हिंदुइज्म क्या है? एक पैन इंडियन कैटेगरी बन गई, पैन इंडियन कैटेगरी। क्या बन गई? पैन इंडियन कैटेगरी, ठीक है ना। संस्कृत का पहले हम कहते होल्ड था, ब्राह्मणवाद का होल्ड था, लेकिन वो चीजें बदलती चली गई। ये जो आज हम बात करते हैं मेजोरिटेरियन हिंदुइज्म, क्या बात करते हैं हम? सुना है किसी ने शब्द? यस सर। क्या होता है? बताइए। तो मेजिटोरियन हिंदुइज्म जब हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म, प्रैक्टिसिंग हिंदू फेथ, वो अपने हिसाब से चीजों को पुटअप करना चाहे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत। यस। लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी एक यूनिवर्सलिस्टिक होमोजिनाइज रिलीजन की बात नहीं की गई, जो सब पे लागू होगा, सबके लिए सेम होगा, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा ना हम प्रमोट करते। तो हिंदुइज्म क्या हो गया? एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट हो गया हिंदू, क्योंकि जब जब हम ये देख के करेंगे कि रिलीजियस स्टडीज जो इंडिया में होती हैं, क्या उससे हमारी हिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ हद तक तो नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारी लेगेसी सारी की सारी रेशनल आइडियाज के ऊपर नहीं बनी। यानी कि रिलीजियस स्टडी इंडिया में होती है, और उसे करना क्या चाहिए? बताओ कौन सा शब्द यूज करोगे? शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी, शुरू में मेरे तीसरे चौथे लेक्चर में हमने एक वर्ड यूज किया था कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो रिलीजन इज व्हाट? रिलीजन इज नॉट व्हाट, इट कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू व्हाट?
बताओ कोमल, बताओ आंचल, बताओ ब्रिजवाला, जल्दी। बोलो आंचल। आप लोग तो बता ही नहीं रहे यार। क्वेश्चन क्लियर ये है मैडम कि अगर आपको रिलीजन स्टडी करना है सोशियोलॉजी में, तो एक कॉन्सेप्ट है, आपको अगर वेगनेस हटानी है, आपको इधर उधर की बहकी बहकी बातें नहीं करनी है, तो आप कैसे नहीं करोगे रिलीजन को? बताओ कोमल, बताओ ब्रिजवाला। बोलो कोमल। बोलो कोमल। सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, एक बताओ। पर आपने जो बोला था वो नहीं पता। कॉमन सेंस। हम कॉमन सेंस से स्टडी नहीं कर सकते उसको। कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा हम नहीं किया था कर ना हमने। सकते। कॉमन सेंस पे तो हमने पूरा एक लेक्चर किया था डिटेल में। यस सर। फिर हम उसको कॉमन सेंस से नहीं कर सकते। तो ऐसे कंक्लूजन यही है, हाँ, कंक्लूजन यही है कि वेस्टर्न तरीके से, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के जो आइडिया है वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी पे थोपे नहीं जा सकते। रिलीजन का एक रिलेशन है हमारे यहाँ, रिलीजन की कुछ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं स्पेसिफिक सोसाइटी में। रिलीजन इज अ वे टू लेजिटिमाइज ऑल्सो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न कल्चर के तरीके से नहीं हो सकता। रिलीजन यहाँ पर जो है वो इंडिजिनस सोसाइटी का पार्ट है, और जो है उसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ता है कि भाई ये चीज रिलीजन में आएगी, ये चीज सेकुलर में आएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस है स्टडीज का, एंड दैट इज हाउ वी से दैट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई शुड से, जो सबाल्टर्न रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम बात करेंगे सबाल्टर्न रिस्पॉन्स की, कि सबाल्टर्न जो रिस्पॉन्स होता है वो रिलीजन में कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली नए नए सेक्ट्स बनाने। नए नए सेक्ट्स बनेंगे, नए नए बिलीफ सिस्टम आएंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा करता है। तो हमारा अगला जो आइडिया होना चाहिए स्टडी का वो है इंडोलॉजिकल और ओरिएंटलिस्ट का जो कंस्ट्रक्शन है रिलीजन का, क्या था वो। और उसके बाद एक शॉर्ट व्यू हम लेंगे, थोड़ा सा इंडियन चर्च क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपका क्रिश्चियनिटी क्या कहेगा, भक्ति क्या कहेगा, बुद्धिज्म क्या देखता है। ये सारे आइडियाज हम एक बार एक स्टेप बाय स्टेप करके स्टडी करते हैं। आज हम इसको इतना ही छोड़ते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए कि रिलीजन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। देयर आर डिफरेंट